जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस बुक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार किसके किसके मध्य है? तो शिवालिक का विस्तार है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेव जो संधि है, जल संधि, वो हिंद महासागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध किससे है? वो है भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कुल बचत पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? वो संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? नई वन नीति कब लागू की गई थी भारत में? ये लागू की गई थी 1988 यानी 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा, पहला है सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर जो है वो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो किस बहुमत? साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला है, ये भारत की देन है, बिल्कुल सही है, भारत की देन शून्यकाल है। यह 1962 ईस्वी से जारी है, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? उन्हें भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, सही है।
राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करता है, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था, सत्य नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन उल्लेखित है, तो कौन से अधिनियम के तहत? तो ये उल्लेखित है किसमें? ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892 में उल्लेखित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 22, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? जूनागढ़ रियासत जो है उसे किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? उसे मिलाया गया जनमत संग्रह के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है भारत की? तो ये किया गया 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वो करता था उग्र, उसे उग्र कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे, बताइए? तो ये थे अजीतनाथ, ठीक है। तो ऋषभदेव कौन से थे? ऋषभदेव प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 26, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, उपनिषद से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के 6ठा जो शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश के निवासी थे? अब्दुल रज्जाक जो थे वो किस देश के निवासी थे? फारस के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था, कब? हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मैंने कल के ही सेट में बताया कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापेल संधि के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो कौन सा इतिहासकार है? तो ये इतिहासकार थे टी.आर. होम्स। एक बार और मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसी कोई सेट में। क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई एक बुक है, उसका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा कि कौन सा कथन सत्य है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था, सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार हेतु कैबिनेट मिशन आयोग, सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36, मिलान करना है, ठीक है। तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि अध्ययन और क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है पुष्पों का अध्ययन। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। दूसरा है पराली यानी पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी, सही है। तीसरा है पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पैलियोबॉटनी, ये भी सही है, पैलियोबॉटनी। चौथा है कवकों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, R.H. हिक्टर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? R.H. हिक्टर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। और 2 वर्गों में किसने किया था? तो लिनियस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। और सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो किसे प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं आर्जीमोन के बीज को। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
सिनकोना पादप किस भाग से कुनैल प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा पाचक हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होता है, बताइए। तो ये है क्लेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, मोटिलिन, यानी इनमें से सभी, ये सभी जो है तीनों ये छोटी आंत में स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? वो होता है क्यूप्रस लवण के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, मिलान करना है, तत्व और अनुप्रयोग का मिलान करना है। तो सबसे पहला है यूरेनियम का समस्थानिक, तो यूरेनियम का समस्थानिक किसमें? नाभिकीय ईंधन, ठीक है। दूसरा है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट किसमें? कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं। तीसरा है आयोडीन, तो आयोडीन गलकंड के लिए। और चौथा है रेडियम द्वितीयक कैंसर के लिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है? तो कौन सा समूह है जिसे उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है आवर्त सारणी में? तो वो है समूह 18। क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? वो अयस्क है गोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 47, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है तो देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये तो सही है। यह एक सदिश राशि है, यही गलत है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, बिल्कुल सही है। इनमें से चलिए ऑप्शन नंबर 48 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है ये पूछ रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है भूकंपीय तरंगों में एस तरंग। एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता के में किया जाता है? तो कौन सा चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं हम लोग? तो ये करते हैं गामा किरण का उपयोग। तो बात करते हैं आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, जो हमें फ़ोटो खींचने में सही से मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया, जिसकी वजह से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, ये पूछ रहा है। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। तो आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय और प्रथम और अंतिम, इसके बारे में। तो सबसे पहला है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। दूसरा है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीसरा है भारत के गवर्नर जनरल। तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चौथा है भारत का वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत का भारतीय वायसराय। तो भारत का भारतीय वायसराय जो प्रथम श्री राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में द्वैत शासन की शुरुआत, यानी द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे। तो वो कौन थे? मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग था कौन? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का गवर्नर यानी अंतिम गवर्नर था। आगे देखते हैं, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। वारेन हेस्टिंग जो था मुगल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन दिया जाता था
अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने के लिए जो उसे कर दिया जाता था या फिर पेंशन बोलिए जो भी बोलिए वो मुग़ल को दिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग ने इसे बंद कर दिया था। इसी समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी यानी वारेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब? 1784 में। किनके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। कौन सी सोसाइटी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय 1782 की स्थापना की। संस्कृत विश्वविद्यालय जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में 1782 में स्थापना किया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 में। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था किसने? कर्नल रीड ने। किसने लागू किया था? कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवारी व्यवस्था को लागू किया था किसने? लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने महालवारी व्यवस्था को लागू किया था। और रैयतवारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? कर्नल रीड ने। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।